हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, सबसे पहले आपको आज हैप्पी इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और चलिए हम यहाँ पे कवर करते हैं मंथली करंट अफेयर। आप सभी को पता है मंथली करंट अफेयर हम जरूर कवर कराते हैं। यदि डेली करंट अफेयर में आपका छूट भी जाता है कुछ, तो सारी चीज़ें मंथली करंट अफेयर में आपको अपडेट हो जाती है। ठीक है, यदि आप कोई सजेशन और फीडबैक देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, बिल्कुल आप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सीधे टॉप 100 करंट अफेयर कि अपने जर्नी में। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं या पेन का साइज थोड़ा देख लेते हैं, ये इतना सही है। देखिए, झारखंड का भी हम सारे सिलेबस एक एक करके आप कवर कर रहे हैं, आप उसके जरूर देखिए। यदि आपने JSSC CGL का फॉर्म भरा है सचिवालय के लिए, ठीक है, या झारखंड के JSSC से रिलेटेड कोई भी आपने फॉर्म भरा हो तो आप उसे जरूर देखिएगा। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, आप जानते होंगे कि जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को। तो आप अच्छी तरह से अवगत होंगे कि जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ही हमेशा होते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। ठीक है, हमेशा। और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे ये सभापति हुए तो लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर बोलते हैं, तो वो किसी सांसद को ही चुना जाता है। वो होते हैं क्या, रूलिंग पार्टी का। ठीक है, रूलिंग मतलब कि जो पार्टी सत्ता में होती है तो उसी पार्टी के कोई होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ यानी कि जो उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के, लोकसभा राज्यसभा आप जानते हैं कि लोकसभा निचली सदन और राज्यसभा ऊपरी सदन, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपरी सदन है जो राज्यसभा, उसके जो सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो वो अभी कौन है, जगदीप धनखड़ साहब। ये तो उन्होंने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा, नियुक्त नहीं किया है। देखिए, होता क्या है कि जब भी लोकसभा या राज्यसभा की संसद चलती है, सत्र चलती है, तो उसमें क्या होता है कि लोकसभा में स्पीकर साहब और राज्यसभा में सभापति साहब हमेशा मौजूद नहीं होते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति की एक कार्य की अपनी क्षमता है समय की, लेकिन संसद तो चलते रहता है। तो वो जब नहीं होते हैं चेयर पे तो किसी को बैठाया जाता है, तो उपाध्यक्ष की एक पैनल बनाई जाती है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर ये रहेंगे, फिर दूसरे नंबर पर ये रहेंगे, ये भी नहीं रहेंगे तो तीसरे नंबर पर ये रहेंगे। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हम कवर करती जा रहे हैं ताकि आपको क्लियर होता जाए, पॉलिटिकल वगैरह भी थोड़ा सा भारतीय राजनीति से रिलेटेड। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ साहब ने उपाध्यक्ष के जो पैनल बनाया अभी इस सत्र के लिए, तो उसमें किसे नियुक्त नहीं किया है। बाकी लोग हैं तो और कौन नहीं है, क्या ऑप्शन क्या है, कर्नल मल्लेश्वरी, इन्हें नियुक्त नहीं किया गया। बाकी सुलता देव हैं, PT उषा हैं, फांगनो फौजिया हैं और फौजिया खान है। इसमें PT उषा जो हैं, PT उषा, एक चीज़ और देखिए कि राज्यसभा में 12 ऐसे सांसद होते हैं जिन्हें मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मनोनीत मतलब कि राष्ट्रपति ने मनोनीत करते हैं, वो खेल से, साइंस से, मतलब साइंटिस्ट हुए या कोई खेल के हुए, ऐसे लोग होते हैं उन्हें मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति साहब। तो ये PT उषा भी मनोनीत सांसद हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मनोनीत सांसद को उपाध्यक्ष की पैनल में बैठाया गया है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उपाध्यक्ष मतलब कि वो सभापति जो हैं अगर नहीं रहेंगे तो उसे चेयर करेंगे ये PT उषा, और ये मनोनीत सदस्य हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि लोकतंत्र में मनोनीत सदस्य को इस सभापति के पद पे बैठाना, आप विचार कीजिए कि लोकतंत्र के हिसाब से कितना प्लस है, कितना माइनस है, क्या है, आप ये भी विचार कर सकते हैं। विचार का मुद्दा है ना, लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना हुआ तंत्र, तो जो चेयर्ड हुए वहाँ लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होंगे तो लोकतंत्र ज़्यादा अच्छा होगा। आपकी विचार क्या है, आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सिविल सर्विस की आप तैयारी करते होंगे तो इस तरह की चीज़ों को आपको विचार करना होता है। ठीक है, तो ये PT उषा जो हैं वो मनोनीत सदस्य हैं, ये मनोनीत सदस्य बाकी निर्वाचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसमें एक विशेषता है, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 4 महिला सांसदों पीला उलाकांडी, थेकेम्बरा बिल PT उषा, जिसे PT उषा का फुल फॉर्म है, ठीक है, फांगुन कोन्याक, फौजिया खान और सुलता देव को उपाध्यक्ष के पैनल में शामिल किया। इसमें क्या, 4 महिला सांसदों को, मतलब 50% का इन्हें वरीयता दिया गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष के पैनल का पुनर्गठन 17 जुलाई 2023 से किया गया। मानसून सत्र से पहले पुनर्गठित पैनल में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें आधे महिलाएं हैं। महिलाओं को वरीयता दिया गया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के इतिहास में पहली बार उपाध्यक्षों के पैनल में महिला सदस्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। 4 महिला हैं और 4 पुरुष हैं। ठीक है, बाकी अब देख लीजिए।
दूसरा क्या है, जुलाई 2023 में श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सत्य अथवा है। भारत की यात्रा पर आए थे श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो इस दौरान क्या हुआ, ये 3 घटना दिया है, आपको बताना है क्या सत्य है। पहला क्या है, यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज अपनाया। ऑप्शन बी क्या है, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए श्रीलंका के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर MOU पर हस्ताक्षर किए। और सी क्या है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने UPI की स्वीकृति पर एक नेटवर्क 2 नेटवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो कनेक्टिविटी है बढ़ेगी, जैसे पेटीएम वगैरह जो होता है, इस सब फिनटेक बोला जाता है, फोन पे पेटीएम, ठीक है, तो वो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब इसमें सत्य क्या है आपको बताना है। देखिए क्या है, ऑप्शन 5 यानी कि A, B और C ये तीनों सत्य हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा डिटेल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 20-21 जुलाई 2023 तक भारत के आधिकारिक 2 दिवसीय यात्रा पर थे, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट देखिए, यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देश 2023 में राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे। राजनीतिक संबंध, हर देश के बीच में जो राजनीतिक संबंध होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच के राजनीतिक संबंध के 75 वर्षगांठ होंगे, 75वीं, ठीक है। यात्रा के दौरान रानिल विक्रमसिंघे ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसमें भारत और श्रीलंका ने प्रमोटिंग कनेक्टिविटी कैटलाइजिंग प्रोस्पेरिटी शीर्षक से एक विजन दस्तावेज मतलब कि उनकी विजन क्या होगी, वो सारी चीज़ें उसमें रहती है, ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए समुद्री, वायु और ऊर्जा लोगों को कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, ठीक है। MOU श्रीलंका के लिए 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 70% बिजली प्राप्त करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा पर है। संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, हरित हाइड्रोजन का पता लगाना, ये भी उसमें शामिल है, ठीक है। आपको पता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत का है, और एक सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन, सागर का फुल फॉर्म है। ये 2 दृष्टिकोण से श्रीलंका का भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नेबरहुड फर्स्ट, पड़ोसी प्रथम, ठीक है। पड़ोसी प्रथम तो बहुत पुराना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब जुलाई 2023 में आयोजित कोरिया ओपन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बिंदु सही है अथवा है। ए एंडरसन एंटोनसेन ये डेनमार्क के हैं, ठीक है, ने लोह की यू सिंगापुर के हैं को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। बी एन से यंग दक्षिण कोरिया के ने ताई तुजू यिंग चीनी ताइपे को हराकर महिला एकल खिताब जीता। सी क्या है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने कोरिया ओपन 2023 के फाइनल में इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियाद आर्दियानतो को हराकर पुरुष युगल खिताब जीता। इसमें कौन से बिंदु सही हैं, तो ये तीनों सही हैं। आप डिटेल देख लेंगे, यदि खेल में इंटरेस्ट रखते होंगे आप डिटेल और अच्छे से देख सकते हैं। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये चार्ट बस देख लीजिए। कोरिया ओपन 2023 में पुरुष एकल में कौन है, महिला एकल में कौन है, पुरुष युगल में कौन है, महिला युगल में कौन है और मिश्रित में कौन है, ठीक है, विजेता और ये उप विजेता हैं, ठीक है। इसमें भारत का देख लीजिए, पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी हैं, ठीक है। इंडोनेशिया के फजर अल्फियान मोहम्मद रियाद आर्दियानतो को हराया इन्होंने, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था, बाकी उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2023 में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि खातों पर कितना प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर निर्धारित करने को मंजूरी दी है। आपको पता है PPF GPF सब रिलेटेड जो भी होती है, यह सब भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका इंटरेस्ट रेट तय करती है। जो बैंक में PPF होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, ये सब पे वित्त मंत्रालय तय करता है, ठीक है। ये बैंक नहीं तय करते हैं, RBI नहीं तय करता है, वित्त मंत्रालय तय करता है। तो उसमें EPF खातों पर वार्षिक ब्याज दर 2022-23 के लिए कितना तय किया है, तो 8.15% है, ठीक है, 8.15, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जुलाई 2023 में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा प्रस्तुत 8वें और 9वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है।
ऑप्शन ए रेडियो माइंड ट्री अंबाला हरियाणा ने विषयगत पुरस्कार आशा जीने की राह कार्यक्रम के लिए प्रथम पुरस्कार जीता। बी रेडियो एसडी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने हिजरा इन बिटवीन कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक नवोन्मेषी सामुदायिक सहभागिता पुरस्कार जीता। ऑप्शन सी रेडियो हीराखंड संबलपुर उड़ीसा ने सस्टेनेबिलिटी मॉडल पुरस्कार जीता। उसके बाद वायला गावनोडी मदुरै तमिलनाडु ने स्थान प्राप्त किया। इसमें आपको बताना है कौन सा बिंदु सही है। क्या है? ये तीनों बिंदु ABC तीनों पॉइंट सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश का बैंक हाल ही में विश्व बैंक की अस्थायी संरचना इंटरनेशनल कमेटी ऑन द क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR बोलते हैं में शामिल हुआ? तो बैंक ऑफ इजराइल ने शामिल हुआ है। ठीक है। ICCR क्या है देख लीजिए। विश्व बैंक ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के सहयोग से 2009 में ICCR का निर्माण और समन्वय किया। ICCR क्रेडिट रिपोर्टिंग पर एकमात्र मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक और दिशा निर्देश जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय किसके मामले में? क्रेडिट रिपोर्टिंग के मामले में है, जिससे दुनिया भर के केंद्रीय बैंक और निजी वित्तीय नियामकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है। उसमें इजराइल का बैंक भी शामिल हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2023 तक फाइनेंशियल ईयर 2023 में लगातार 5वीं बार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पब्लिक सेक्टर यूनिट को 187,813 करोड़ रुपए के उच्चतम ऋण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष पर शामिल किया। 1,87,813 करोड़ रुपए के उच्चतम ऋण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष पे कौन है? केनरा बैंक। केनरा बैंक। चलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट नियर टर्म रेजिलेंस वार्सिस्टेंट चैलेंज 2023 में भारत के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि दर का अनुमान लगाया है? तो 6.1% का है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट है। भारत का विकास दर हर कोई लगाता है, जैसे कि IMF भी अपना देता है, RBI भी देता है, तो इस सब का है 6.1 है वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD पद पर अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? किसे सौंपा गया? रितेश चौहान को। किसमें? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नाफेड के अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? रितेश चौहान को सौंपा गया। ठीक है। रितेश चौहान क्या है? IAS अधिकारी हैं, 2005 कैडर के, हिमाचल प्रदेश कैडर के। ठीक है। इन्हें ही सौंपा गया है। MD का पद अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके लें। इसमें आपको करेंट वगैरह अपडेट होते रहते हैं, बहुत सारे वैकेंसी नोटिफिकेशन जो आती हैं उसके बारे में ही बताया जाता है, और सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में फिनलैंड के टाम्परे में चेक गणराज्य के डेलिवोर स्वेरसिना को हराकर टाम्परे ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता। सुमित नागल हैं। ठीक है। सुमित नागल भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। फिनलैंड के टाम्परे चेक गणराज्य के डेलिवर स्वेरसिना को हराकर टाम्परे ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है। किन्होंने? सुमित नागल ने। टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जुलाई 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है योजना, कौन सी योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 3 तकनीकी पहल यस्टेक, विंड्स और विंड्स पोर्टल और क्या है AIDE मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो कौन सा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देखिए 21 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है, नई दिल्ली में किसानों को सशक्त बनाने और उनके संचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 3 तकनीकी पहल शुरू की। टेक्निकल, ठीक है, क्या है? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने 2023-25 के वर्तमान निविदा चक्र से प्रभावी किसानों को सटीक मौसम डेटा, उपज अनुमान और फसल बीमा पहुंच प्रदान करने के लिए यस्टेक और मैनुअल मौसम सूचना नेटवर्क सिस्टम, विंड्स पोर्टल और सहायक मोबाइल ऐप सहित नई पहलों का शुभारंभ किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2023 में देखिए क्वेश्चन के माध्यम से जो आप जीके करंट अफेयर ये आपके कंप्लीट हो गए हैं, उसमें आपको बेनिफिट क्या होगा क्वेश्चन के माध्यम से कि आप क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऑप्शन कैसे आते हैं, वो भी आपको पता चलेगा, ठीक है। और बाकी डिटेल तो यहाँ हम देखे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, वर्ल्ड सिटीज कल्चर का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर, ये करंट अफेयर में बताया था अभी जल्दी में ही, बेंगलुरु शहर है जो वर्ल्ड सिटी कल्चर का हिस्सा बन गया है, ठीक है। कर्नाटक की प्रसिद्ध वर्ल्ड सिटीज
कल्चर फोरम में बेंगलुरु शामिल हो गया है। भारत का ऐसा शामिल होने वाला पहला शहर है। शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है यह, जो भविष्य की समृद्धि और संस्कृति की भूमिका पता लगाने के लिए अनुसंधान और बुद्धिमत्ता साझा करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस बैंक ने हाल ही में अनिवासी भारतीय यानी NRI के महिलाओं के लिए एक अद्वितीय निवासी बचत बैंक खाता योजना SBNRE यानी अनिवासी बाहरी U+ लॉन्च की है? फेडरल बैंक ने की है। ठीक है, फेडरल बैंक ने NRI महिलाओं के लिए हाल ही में जुलाई 2023 में, जुलाई का ही ये सभी करंट अफेयर है, स्विट्जरलैंड में आयोजित बिल शतरंज फेस्टिवल मास्टर टूर्नामेंट 2023 के 9वें दौर में अपना तीसरा GM नाम अर्जित करके भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना? आदित्य सामंत। आदित्य सामंत। ठीक है, जुलाई 2023 में भारत और किस देश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के दौर में 5 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 5 MOU पर हस्ताक्षर किए गए? कौन से? लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लाओ कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट 16 जुलाई 2023 तक कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के रूप रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने कारपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के लिए रूपरेखा तैयार की, जिसका उद्देश्य निवेश ग्रेड कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए बैक स्टॉप सुविधा स्थापित करना है। बी क्या है? म्यूचुअल फंड के प्रबंधन के तहत निर्दिष्ट ऋण परिसंपत्ति के 15 आधार अंक का योगदान देंगे। सेबी ने बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए वित्तीय डेटा सिस्टम की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार के लिए सभी गैर व्यक्तिगत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को अपने कानूनी इकाई पहचानकर्ता कोड का खुलासा करने का आदेश दिया है। क्या है यह? तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो इतना डिटेल में आपको जाना होगा, अन्यथा आपको इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है इकोनॉमी से रिलेटेड। उस नए टर्म इंश्योरेंस योजना का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रीमियम रिटर्न के साथ जीवन कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। तो उसका क्या नाम है? स्कीम का LIC का जीवन किरण नाम है, जीवन किरण। भारतीय स्टेट बैंक की 27 जुलाई 2023 की इको रैप रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? रिपोर्ट किसका है? इको रैप रिपोर्ट के अनुसार। तो कब तक? 2027 तक दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अभी 5वीं है, हालांकि हमारे यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। उसके बावजूद भी देख रहे हैं आज भी 80 करोड़ जनसंख्या भारत सरकार के अनाज को खा रही है, यानी भारत सरकार का जो फ्री अनाज दिया जा रहा है 80 करोड़ जनसंख्या आज भी उस पर डिपेंड है। दोनों में थोड़ा विवादित है डेटा में। 80% जनसंख्या मतलब 80 करोड़ जनसंख्या आज ही भारत सरकार के अनाज पर निर्धारित है, अपने जीवन यापन के लिए सरकार पे डिपेंड है, निर्भर है। और हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही बन गए हैं। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये असमान विकास हुआ है हमारे देश का। ठीक है, गरीब और अमीरों के बीच में खाई बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए जुलाई 2023 में चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह और पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो तमिलनाडु में चौथी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह के लिए पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 20 जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात और राजस्थान यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? देखिए, उनकी यात्रा के दौरान कुछ राज्यों को दिए गए जो सहयोग, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं तो ऐसे उनकी यात्रा, अपने राज्यों में यात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या देखिए, राजस्थान दौरे के दौरान पीएम ने 11.5 यानी 11.5 करोड़ से अधिक किसानों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी की। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने हीरासर, राजकोट, गुजरात में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हीरासर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसमें आपको कौन सही है वो बताना है। तो ऑप्शन बी एवं सी सही है। ऑप्शन बी एवं सी क्या है? सही है। पहला क्यों नहीं सही है कि इतना किसान 11.5 करोड़ जो किसान का 10,000 करोड़ रुपए की बात है, ये राशि सही नहीं है। 17,000 करोड़ रुपए की बात है और किसान कितना है? 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त जारी की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जुलाई 2023 तक वित्त मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है अथवा है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने
एएमपी रेटो क्लियरिंग लिमिटेड नामक लिमिटेड पर्पज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन तंत्र पर व्यापार की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड म्यूचुअल फंड के लिए 33,000 करोड़ रुपए की बैक स्टॉप सुविधा का भी उद्घाटन किया। ऑप्शन सी, केंद्रीय मंत्री ने ARCL के माध्यम से पेश कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रेपो लॉन्च किया है, जो एक LPCC है जिसका उद्देश्य भारत में अंतर्निहित कॉर्पोरेट बाजार बॉन्ड बाजार को विकसित करना किया है। तीनों ऑप्शन सही हैं। यदि आप बैंक वगैरह की तैयारी करते होंगे तो आप डिटेल से देखेंगे, बाकी एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम इसलिए बताते चलते हैं कि आप जो जितने भी आप हैं, अब कौन किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो जो इंपॉर्टेंट होता है जिस हिसाब से बताते जाते हैं ताकि आप अपना फोकस वहीं पे बनाए रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मिटी है के साथ भारत स्टैक साझा करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 23, उस बैंक का नाम बताइए जिसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने RBI अधिनियम 1934 के अनुसूची 2 के तहत अनुसूचित बैंकों की सूची में शामिल किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नोंग ह्यूप्यू बैंक दक्षिण कोरिया की, आप जरूर याद रखिएगा, चूंकि दक्षिण कोरिया की बैंक इसमें शामिल हुआ है अनुसूची 2 में, तो ये आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है, बैंक की तैयारी करते होंगे या ना करते होंगे जनरल भी। नोंग ह्यूप बैंक दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा डिटेल में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में नोंग ह्यूप बैंक को शामिल करने के संबंध में सभी बैंकों को संबोधित करते हुए एक अधिसूचना जारी की। RBI अधिसूचना के अनुसार नोंग ह्यूप बैंक को आधिकारिक तौर पर RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है और भारत की राजपत्र भाग 3 खंड 4 में प्रकाशित किया गया है। अधिसूचना सभी बैंकों को नोंग ह्यूप बैंक को विनियमित सूची में शामिल करने के बारे में सूचित करती है। नोंग ह्यूप बैंक जो है 2012 में स्थापित एक वाणिज्यिक बैंक है जिसका मुख्यालय सियोल दक्षिण कोरिया में है। ध्यान रखिएगा, इसके कहाँ है मुख्यालय? दक्षिण कोरिया सियोल में। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहीं पर। जुलाई 2023 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के लिए किए गए सर्वेक्षण के रूपरेखा और परिणामों की समीक्षा करने के लिए सांख्यिकी पर एक स्थायी समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। SCOS के अध्यक्ष रूप में किसे नामित किया गया है? SCOS मतलब सांख्यिकी पर स्थायी समिति जो है उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रणब सेन को नियुक्त किया गया है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? नरेंद्र मोदी के पहले भारतीय PM बन गए हैं वह जिसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। वैसे फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। भारत और फ्रांस 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोड मैप अपनाने पर सहमत है। ऑप्शन सी, भारत और अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बलों की आवश्यकता को पूरा करने वाले सतही जहाजों के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया। तो क्या है उत्तर? A एवं B सही है। A एवं B सही है। ऑप्शन सी सही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने 25 क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट किया है। आगे 26 से 50 तक देखेंगे, फिर 50 से 75 तक, फिर 75 से 100 तक। तो इस तरह से आपको टॉप 100 करेंट अफेयर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। जुलाई महीने का, अगस्त चल रहा है, जाहिर सी बात है कि ये जुलाई महीने का ही रहेगा। तो आप इसे जरूर देखिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से कह रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू वेरी मच।